हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एसएसटी स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सत्ता के समकालीन केंद्र चैप्टर में चाइना को पढ़ेंगे। चाइना से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उसको आज मैं क्लियर कराऊंगा। और इस चैप्टर में जो है चाइना जो है एक महत्वपूर्ण विषय है। ठीक है दोस्तों, चाइना जो है वर्तमान समय में एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है जो अमेरिका को चैलेंज कर रहा है। ठीक है, सत्ता के समकालीन केंद्र का मतलब यही है कि वर्तमान समय में जो नए नए देश या संगठन उभर रहे हैं शक्तिशाली रूप में, जो दावा कर रहे हैं महाशक्ति बनने का या विश्व पावर बनने का और अमेरिका को चैलेंज कर रहे हैं, तो उन्हीं के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो इस चैप्टर में जो है मैंने यूरोपीय संघ और आसियान पर वीडियो बना दिया है। अगर आपने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और आज जो है हम चाइना के बारे में पढ़ेंगे। चाइना से संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो है हमारे फर्स्ट बुक का जो है सेकंड चैप्टर है। ठीक है, सत्ता के समकालीन केंद्र, कंटेम्प्रेरी सेंटर ऑफ पावर या अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर भी कह सकते हो इसे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें देखिए चाइना पर जो है 3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि आज की चीनी अर्थव्यवस्था नियंत्रित अर्थव्यवस्था से किस प्रकार भिन्न है। इसमें 2 क्वेश्चन मिला हुआ है। आज की चीनी अर्थव्यवस्था यानी आज जो चीन ने अर्थव्यवस्था को अपना रखा है वो चीन के पहले के अर्थव्यवस्था से किस प्रकार अलग है, डिफरेंस बताना है दोनों में। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि चीनी अर्थव्यवस्था की उन्नति के लिए उत्तरदायी कारकों की व्याख्या कीजिए। आज चीन जो विश्व भर में आर्थिक रूप से एक मजबूत देश बना हुआ है, आर्थिक रूप से जो विकास कर रहा है, बहुत तेज़ी से जो है आर्थिक विकास कर रहा है और अमेरिका को चैलेंज कर रहा है। और आज अब देखेंगे तो विश्व में जो है सेकंड सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बना हुआ है ये। ठीक है ना, अमेरिका फर्स्ट नंबर पे और दूसरे नंबर पे ये बन गया। तो आज की जो अर्थव्यवस्था है या आज जो उन्नति कर रहा है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में वो किस प्रकार कर रहा है, किन कारणों से कर रहा है, उन कारणों के बारे में पढ़ेंगे। और ये भी जो है सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। और तीसरा क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है वर्तमान समय में चीन को सुपर पावर बनाने वाले कारण कौन कौन से हैं। वर्तमान समय में जो है कौन कौन से कारण है जो चीन को एक सुपर पावर बनाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और कंटेम्प्रेरी सेंटर ऑफ पावर चैप्टर में जो है चाइना पर ये तीनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है 4 या 6 नंबर में। ओके दोस्तों, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है आज की चीनी अर्थव्यवस्था नियंत्रित अर्थव्यवस्था से किस प्रकार भिन्न है, तो इसका आंसर देखिए। तो दोस्तों, पहले क्वेश्चन के आंसर में सबसे पहले आपको नियंत्रित अर्थव्यवस्था का जो है हेडिंग बना लेना है और नियंत्रित अर्थव्यवस्था के बारे में लिखना है। क्योंकि पहले क्वेश्चन में डिफरेंस बताना है आपको। नियंत्रित अर्थव्यवस्था क्या थी जो चाइना ने अपना रखा था, जो पहले अर्थव्यवस्था अपना रखा था, और वर्तमान में जो है चीन की जो है अर्थव्यवस्था क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, ये दोनों जो है पहले क्वेश्चन में बताना है। तो सबसे पहले हम नियंत्रित अर्थव्यवस्था के बारे में लिखेंगे। तो दोस्तों, नियंत्रित अर्थव्यवस्था जो है मैंने आपको बताया था जब सोवियत प्रणाली पढ़ा रहा था, सोवियत अर्थव्यवस्था पढ़ा रहा था, कि नियंत्रित अर्थव्यवस्था में जो है बड़े बड़े उद्योगों पर जो है सरकार का नियंत्रण होता है और उत्पादन एवं वितरण जो है सभी जो है सरकार द्वारा किया जाता है, योजना के अनुसार बनाया जाता है इस अर्थव्यवस्था को। ठीक है, तो चाइना की जो अर्थव्यवस्था थी नियंत्रित अर्थव्यवस्था सोवियत मॉडल पर ही आधारित अर्थव्यवस्था थी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 1949 में माओ जेडोंग, ठीक है, ये देखिए माओ जेडोंग लिखा है, माओ से तुंग भी लिख सकते हो, दोनों इन्हीं का नाम है। माओ जेडोंग के नेतृत्व में, ये बात आपको याद रखना है, 1949 में यह आज़ाद हुआ था। ठीक है ना, चाइना जैसे हमारा देश भारत 1947 में आज़ाद हुआ, वैसे ही 1949 में माओ जेडोंग के नेतृत्व में हुई साम्यवादी क्रांति। माओ जेडोंग जो थे एक मतलब साम्यवादी दल के नेता थे और साम्यवादी दल का जो है ये क्रांति का जो है जो क्रांति हो रही थी 1949 में आज़ादी के लिए, उसका नेतृत्व भी कर रहे थे ये। तो साम्यवादी क्रांति के बाद चीनी जनवादी गणराज्य की स्थापना हुई माओ जेडोंग के नेतृत्व में। 1949 में चाइना में जनवादी गणराज्य की स्थापना हुई, जनवादी सरकार की स्थापना हुई। ठीक है ना, इसके पश्चात यहाँ पर जो आर्थिक मॉडल अपनाया वो सोवियत मॉडल पर आधारित एक आर्थिक मॉडल को अपनाया गया चाइना में। तो सोवियत संघ में जो था नियंत्रित अर्थव्यवस्था था। ठीक है ना, और यही अर्थव्यवस्था जो है चाइना में भी अपनाया गया। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया पहला पॉइंट इसका नियंत्रित अर्थव्यवस्था का। और ये बात जो है आपको याद रखना है, किसके नेतृत्व में आज़ाद हुआ था चाइना, माओ जेडोंग के नेतृत्व में या माओ से तुंग के नेतृत्व में 1949 में हुआ था। ओके, इसके बाद देखिए नियंत्रित अर्थव्यवस्था का जो दूसरी विशेषता थी, चीन ने समाजवादी मॉडल खड़ा करने के लिए विशाल औद्योगिक अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अपने सारे संसाधनों को उद्योग में लगा दिया। अब चीन ने जो है समाजवादी मॉडल जैसा अर्थव्यवस्था बनाने के लिए समाजवादी
सोवियत प्रणाली थी वहाँ पर भी जो अर्थव्यवस्था था वो क्या था, नियंत्रित अर्थव्यवस्था था। तो समाजवादी मॉडल जैसा ही, सोवियत संघ जैसा ही अर्थव्यवस्था बनाने के लिए क्या किया, औद्योगिक अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा, यानी बड़े बड़े उद्योगों को बनाने लग गया और सभी पैसा जो संसाधन थे वो सभी जो है उद्योगों पर लगा दिया चाइना ने। ठीक है, इसके बाद देखिए, नियंत्रित अर्थव्यवस्था में बड़े उद्योगों पर सरकारी नियंत्रण था। ये सोवियत संघ में भी ये बात हमने पढ़ा था, सोवियत प्रणाली में भी उत्पादन और वितरण सरकार की नीतियों के अनुसार होता था। सब कुछ जो है सरकार के नीतियों के अनुसार होता था और योजना अनुसार सब कुछ जो है प्लानिंग करके बनाया गया था यह अर्थव्यवस्था। ठीक है, और ये नियंत्रित अर्थव्यवस्था जो है सोवियत संघ के साथ साथ चाइना में भी अपनाया गया। ओके, अगला पॉइंट देखिए, चीन ने विदेशी मुद्रा के अभाव के कारण आयात किए जाने वाले सामानों का निर्माण देश में करवाना शुरू कर दिया। जब चाइना ने जो है बहुत सारे पूंजी या संसाधन जो है अपने उद्योगों पर लगा दिए, उद्योग खड़ा करने के लिए लगा दिए, तो इसके पास जो है मुद्रा की कमी हो गई, विदेशी मुद्रा की भी कमी हो गई। ठीक है ना, जिसके द्वारा व्यापार किया जा सकता था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो जब विदेशी मुद्रा का जब अभाव हुआ, कमी हो गई, तो इसने क्या किया, आयात किए जाने वाले, यानी जो दूसरे देशों से सामान मंगाए जाते थे चाइना में, कुछ भी जो सामान मंगाया जाता था, आयात किया जाता था, दूसरे देशों से लिया जाता था, खरीदा जाता था, उसका निर्माण जो है अब खुद ही करने लग गया, क्योंकि इसके पास जो है पूंजी तो रह नहीं गया था खरीदने के लिए। तो इसने क्या किया, विदेशी मुद्रा के अभाव में आयात किए जाने वाले वस्तुओं का निर्माण खुद ही करने लग गया। ओके दोस्तों, इसके बाद देखिए, इस नियंत्रित अर्थव्यवस्था का परिणाम स्वरूप औद्योगिक अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। ठीक है ना, इस नियंत्रित अर्थव्यवस्था से क्या हुआ, चाइना में औद्योगिक अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। परंतु अर्थव्यवस्था का विकास जो है बहुत धीमी गति से हुआ, 5 से 6% वार्षिक दर से हुआ, परंतु औद्योगिक उत्पादन पर्याप्त तेजी से नहीं बढ़ा। ठीक है ना, अर्थव्यवस्था जो है थोड़ा सा विकास हुआ, आर्थिक विकास हुआ, लेकिन औद्योगिक उत्पादन जो है बहुत कम हुआ। ठीक है, विदेशी व्यापार न के बराबर था और प्रति व्यक्ति आय बहुत कम थी। विदेशी व्यापार भी जो है बहुत कम था, प्रति व्यक्ति आय भी जो था बहुत कम था। ठीक है, कृषि परंपरागत तरीकों पर आधारित होने के कारण वहाँ के उद्योगों की ज़रूरत को पूरा नहीं कर पा रही थी। ठीक है, अब कृषि जो था क्या था, पुराने तरीकों पर किया जा रहा था चाइना में, जिसके कारण उत्पादन बहुत कम हो रहा था और उद्योगों में जितना कच्चे माल की ज़रूरत थी उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही थी। ओके दोस्तों, तो ये जो था नियंत्रित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं थी, जो चाइना में नियंत्रित अर्थव्यवस्था अपनाया गया था। सोवियत संघ पर आधारित जो चाइना में अर्थव्यवस्था अपनाया गया था ना, सोवियत मॉडल पर आधारित, तो उसकी जो थी ये नियंत्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता थी। तो ये हो गया नियंत्रित अर्थव्यवस्था। और अब हमें इस क्वेश्चन में जो लिखना है वो लिखना है वर्तमान अर्थव्यवस्था। ठीक है, नियंत्रित अर्थव्यवस्था लिख दिया हमने, अब लिखना है वर्तमान चीनी अर्थव्यवस्था किस प्रकार भिन्न है उससे, या चीन में जो है सुधारों के लिए, अर्थव्यवस्था को सुधार करने के लिए क्या क्या पहल किए गए। ओके दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए चीन ने 1970 के दशक में कुछ नीतिगत निर्णय लिए। अब चाइना ने जो है नियंत्रित अर्थव्यवस्था से चाइना में जो है ज़्यादा आर्थिक विकास नहीं हुआ, तो 1970 के दशक में इसने जो है कुछ बड़े बड़े फैसले लिए अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, ताकि आर्थिक रूप से विकसित हो सके, अर्थव्यवस्था को जो है मजबूत कर सके। ओके, तो सबसे पहले देखिए, चीन ने 1972 में, चीन ने 1972 में अमेरिका से संबंध बनाकर अपने राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास को समाप्त किया। अब चाइना जो है 1972 से पहले, 70 से पहले क्या था, सोवियत मॉडल पर चल रहा था, सोवियत संघ से संबंध बनाकर चल रहा था, सोवियत अर्थव्यवस्था पर चल रहा था। लेकिन 1972 में क्या किया इसने, सोवियत संघ का साथ छोड़ा और अमेरिका से संबंध बनाए, ताकि अपनी अर्थव्यवस्था का विकास कर सके। ओके, अर्थव्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से अपनाया। चरणबद्ध यानी चाइना ने 1970 के दशक में अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए स्टेप बाय स्टेप जो है कई कदम उठाए, जैसे कृषि को आधुनिक किया, उसके बाद उद्योग को आधुनिक किया। ठीक है, ताकि जो है अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सके। तो इस तरह जो है स्टेप बाय स्टेप चाइना ने कई सारे जो है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में कदम उठाए। ठीक है, इसके बाद देखिए 1973 में प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने, नाम याद रखना ये, ठीक है, 1973 में चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने कृषि, उद्योग, सेवा और विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आधुनिकीकरण के 4 प्रस्ताव रखे। तो इन चारों क्षेत्रों को जो है आधुनिक बनाने के लिए जो है प्रस्ताव किसने रखा, चाउ एन लाई ने, ताकि चीन का जो है अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सके। तो एक नंबर में पूछा भी जा सकता है कि चाइना के किस नेता ने जो है उद्योग, कृषि और सेवा, विज्ञान प्रौद्योगिकी संबंधी क्षेत्रों को आधुनिक करने के लिए प्रस्ताव रखे, तो चाउ एन लाई ने। ठीक है, इसके बाद देखिए 1978 में
मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। 1978 में देंग सियाओपिंग ने, चाइना के देंग सियाओपिंग ने ओपन डोर पॉलिसी, खुले द्वार की नीति अपनाई ताकि विदेशी प्रौद्योगिकी जो है चाइना में लगाया जा सके। विदेशी प्रौद्योगिकी यानी विदेशी उद्योगपति जो है चाइना में आकर अपने उद्योग लगा सके और चाइना में जो है निवेश कर सके ताकि यहाँ पर आर्थिक विकास हो, विदेशी पूंजी की प्राप्ति हो। ओके दोस्तों, तो ये एक नंबर में अलग से भी पूछा जाता है कि खुले द्वार की नीति चाइना ने कब और किसके नेतृत्व में अपनाई, तो 1978 में देंग सियाओपिंग के नेतृत्व में अपनाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद देखिए चाइना ने 1982 में क्या किया, खेती का निजीकरण किया। ठीक है, खेती का क्या किया, प्राइवेटाइजेशन किया। ये भी याद रखना, यही सब एक एक नंबर में पूछा जाता है। फिर उसके बाद खेती के बाद जो है 1998 में चाइना ने उद्योग का निजीकरण किया, उद्योग को प्राइवेटाइजेशन किया। ठीक है, प्राइवेट किया चाइना ने। ये सब याद रखना है, ये जो सन है इसको भी याद रखना है। 1982 में खेती का निजीकरण, 1998 में जो है किसका निजीकरण किया, उद्योग का। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, व्यापार संबंधी अवरोधों को केवल विशेष आर्थिक क्षेत्रों सेज के लिए ही हटाया गया ताकि विदेशी निवेशक अपने उद्यम लगा सके। अब विदेशी निवेशक जो है, विदेशी उद्योगपति जो है, उनको उद्योग लगाने के लिए, चाइना में लगाने के लिए कई छूट दिए गए। ठीक है ना, ताकि वो अपने उद्यम लगा सके और चाइना में आकर जो है निवेश कर सके और उच्चतम उत्पादक जो है प्राप्त कर सके, चाइना अच्छी क्वालिटी के जो है उत्पादन कर सके। ठीक है, तो इसके लिए जो है सेज को अपनाया गया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन इसका जो है फुल फॉर्म है। ये आपको याद रखना है, हिंदी में विशेष आर्थिक क्षेत्र और इंग्लिश में जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। फुल फॉर्म भी एक नंबर में पूछने को आ जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए चीन 2001 में विश्व व्यापार संगठन में, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हो गया, मेंबर बन गया WTO का 2001 में। ये याद रखना है आपको। और विश्व आर्थिकी से जुड़ गया, वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ गया। ठीक है दोस्तों, जिसके कारण क्या हुआ, चाइना का जो है आर्थिक व्यवस्था जो है काफ़ी ग्रो किया, अर्थव्यवस्था काफ़ी मजबूत हुआ इन सब नीतियों को अपनाने से, ये सब जो है कदम उठाने से। तो क्वेश्चन अगर आए कि चीन ने जो है अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए, तो यही सब जो है आपको लिखने हैं। ठीक है, ये सब जो है आपको लिखने हैं। 1973 में जो है चाउ एन लाई ने क्या किया, 78 में क्या किया, 82 में क्या किया, 98 में क्या किया। ठीक है, तो इन्हीं कारणों से जो है आज वर्तमान समय में चाइना जो है आर्थिक रूप से एक मजबूत देश बना हुआ है। अर्थव्यवस्था जो है काफ़ी मजबूत है वर्तमान समय में इसकी। ठीक है, तो ये जो है अगर डिफरेंस पूछने को है, नियंत्रित अर्थव्यवस्था और वर्तमान अर्थव्यवस्था में अंतर बताएं, तो यही दोनों लिखना है आपको। ठीक है, दोनों बता दिया मैंने। इसके बाद देखिए दोस्तों, वर्तमान समय में चीन को सुपर पावर बनाने वाले क्या कारण है, ये भी पूछा जा सकता है 4 नंबर या 6 नंबर में। चाइना को जो है सुपर पावर बनाने वाले क्या कारण है, या किन कारणों से जो है हम चीन को एक शक्तिशाली देश कह रहे हैं वर्तमान समय में। तो वो देखिए कौन कौन से कारण है जो चाइना को एक सुपर पावर बनाती है, महाशक्ति बनाती है। चाइना को शक्तिशाली देश या सुपर पावर बनाने वाला पहला कारण देखिए, चीन एशिया महाद्वीप में स्थित क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश है, यानी काफ़ी बड़े भूभाग में विश्व में फैला हुआ है ये। इसलिए जो है चाइना वर्तमान समय में एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। ठीक है, ये कारण जो है, इसका भूभाग जो है इसे एक शक्तिशाली देश बनाता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा देखिए, चीन विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है। हालांकि भारत जो है वर्तमान समय में नंबर 1 जनसंख्या वाला देश बन गया विश्व में, फिर भी चाइना जो है सेकंड स्थान रखता है जनसंख्या के क्षेत्र में। जनसंख्या की दृष्टि से जो है चाइना दूसरा सबसे बड़ा देश है। तो ये भी जो है चाइना को एक विशेष देश बनाता है। ये भी जो है चाइना को एक पावरफुल देश बनाता है। ठीक है, इसके बाद तीसरा पॉइंट देखिए, चीन ने 1980 और 1990 के दशक में मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, अधिक से अधिक प्रोडक्ट उत्पादन करने पर जो है अधिक निवेश किया है। आधुनिक मशीनों पर जो है खूब निवेश किया। इसके बाद चीन 2010 में अमेरिका को पछाड़कर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में दुनिया का सबसे बड़ा देश बन गया। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सबसे बड़ा देश बन गया। यहाँ पर जो है बहुत सारे जो है मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें जो है बनाए जा रहे हैं आधुनिक मशीनों का यूज करके, श्रम का यूज करके। ठीक है दोस्तों, तो इसने जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अमेरिका को भी पछाड़ दिया है, जो इसको एक सुपर पावर बनाता है वर्तमान समय में। इसके बाद चौथा पॉइंट देखिए,
चीन के सुपर पावर बनने की सबसे बड़ी वजह उसका एक्सपोर्ट पर ज़बरदस्त फोकस है। चाइना जो है लगभग सभी देशों में अपना जो है प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहा है, जिसके कारण इसकी अर्थव्यवस्था काफ़ी मजबूत हो रही है वर्तमान समय में। और यह कारण भी जो है चाइना को एक मतलब सुपर पावर बनाता है वर्तमान समय में। आप अगर इंडिया में ही देखें तो चाइना से काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट आता है, और चाइना जो है एक मतलब भारत को एक तरह से मार्केट बनाया हुआ है और भारत से काफ़ी ज़्यादा लाभ कमा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी कारण जो है एक्सपोर्ट वाला जो कारण है, ये भी इसको एक सुपर पावर बना रहा है। ठीक है, इसके बाद पांचवा पॉइंट देखिए, चीन की तरक्की की एक और वजह शहरीकरण है। पिछले 40 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल, रोड, हाउसिंग को तेज़ी से मॉडर्न बनाया है। इंफ्रास्ट्रक्चर में यही सब आ जाता है, पुल हो गया, बड़े बड़े मतलब पुल बनाए जा रहे हैं, बांध बनाए जा रहे हैं, रेल, रोड, इन सब को जो है मॉडर्न बनाया जा रहा है। शहरीकरण पर जो है काफ़ी ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, जिसके कारण क्या हुआ, चाइना का काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ है। ठीक है, और ये भी जो है चाइना को एक महाशक्ति बनाती है वर्तमान समय में। ओके, इसके बाद देखिए, चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। चीन क्या है, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है अमेरिका के बाद। अमेरिका नंबर 1 है अर्थव्यवस्था में, और चाइना भी जो है दूसरे स्थान पर आ गया है। तो ये कारण भी जो है चाइना को वर्तमान समय में पावरफुल देश बनाती है, सुपर पावर बनाती है। इसका 7वां पॉइंट देखिए, चीन के पास विश्व की तीसरी सबसे बड़ी सेना है। ठीक है, ये भी जो है सुपर पावर बनाने में मदद करती है चाइना को। चीन को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्यता प्राप्त है, जो स्थायी सदस्यता प्राप्त है। जो ऑर्गन है यूएनओ का, सिक्योरिटी काउंसिल, उसका जो है चाइना क्या है, परमानेंट मेंबर है, परमानेंट मेंबरशिप प्राप्त है। तो ये भी जो है वर्तमान समय में चाइना को सुपर पावर बनाती है। तो ये जो है 8 कारण है चाइना को सुपर पावर बनाने वाले, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर क्वेश्चन आए कि वर्तमान समय में चाइना किन कारणों से सुपर पावर बन रहा है, या चाइना को सुपर पावर बनाने वाले, शक्तिशाली देश बनाने वाले कौन कौन से कारण हैं, तो ये सब कारण जो है आपको लिखने पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज मैंने जो है 3 क्वेश्चन क्लियर किए हैं चाइना से संबंधित। अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर वाला जो चैप्टर है, इसमें चाइना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और तीनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो आप जो है इसको अच्छे से याद करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल SST स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके फ्रेंड्स।